मैं प्रिंस कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीकॉम सेमेस्टर 6 पेपर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पेपर कोड DSC 4 के विषय में आप लोगों के समक्ष मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक सिक्योरिटी मार्केट है। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक के विषय में एक ओवरव्यू देंगे कि जब आप सिक्योरिटी मार्केट में इंटर करें तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जब आप सिक्योरिटी मार्केट में इंटर करो तो उसमें उस सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन उसके पार्टिसिपेंट है, उस सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेशन क्या है और उस सिक्योरिटी मार्केट का एक ओवरव्यू आज हम आप लोगों को इसके विषय में बताएंगे, ताकि आप जब इस मार्केट में इंटर करें तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। और ये ऑडियो आपको हेल्प करेगा जब आप किसी कंपनी का IPO परचेस कर रहे हो तब। और इस ऑडियो से आप जज कर सकते हैं कि जो कंपनी फर्स्ट टाइम IPO अपना मार्केट में ला रही है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा है तो हम उसे इजीली परचेस कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी मार्केट का एक ओवरव्यू। अब अगर हम लोग सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बात करें तो इसमें जो भी फंड ट्रेड होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स कि जो भी फंड का ट्रेड होता है वह 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए होता है, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं। मतलब वह फंड जो 1 साल या उससे अधिक समय के लिए ट्रेड होता हो मार्केट में, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं। मतलब उसका ट्रेडिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा। वहाँ जो भी फंड होंगे वो जनरली 2 ही तरह के होते हैं। मतलब जो हमारा फंड होता है वो 2 ही तरह का होता है। कौन कौन सा? एक इक्विटी और दूसरा डेप्थ। आप अपना पैसा या तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे या फिर डेप्थ फंड में इन्वेस्ट करोगे। अब ये फंड जो मार्केट में लाए जाते हैं, इसे लाने वाले कुछ पार्टिसिपेंट हैं। जैसे कॉर्पोरेट में कंपनीज आ गई। ये कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, डिवेंचर्स इशू कर सकती है या वो फिर अपने बॉन्ड को भी इशू कर सकती है। अगर गवर्नमेंट है तो वह या तो बॉन्ड्स को लाएगी या ट्रेजरी बिल को लाएगी या कॉर्पोरेट बिल को लाएगी। किस लिए? तो ट्रेडिंग के लिए। तो पता क्या चला कि अगर वो कोई कॉर्पोरेट है तो वह या तो शेयर्स लाएगी या डिवेंचर्स या बॉन्ड, लेकिन वही अगर वो कोई गवर्नमेंट है तो वह या तो बॉन्ड लाएगी या ट्रेजरी बिल या कॉर्पोरेट बिल फॉर ट्रेडिंग पर्पस। या आप चाहे यदि इंश्योरेंस कंपनी है तो उनका एक अलग रेगुलेशन होता है नॉर्मल कंपनीज के मुकाबले। तो वो जो उनके अपने एक रिस्पेक्टिव लॉ है, जैसे IRDA का रेगुलेशन है जो वो इसमें अप्लाई होता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनियां इसके अनुसार ही अपने शेयर को लिस्ट कराती है। ये शेयर मार्केट के एक थोड़े से कंपोनेंट थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर मार्केट के में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। मीन्स कौन कौन लोग शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट कराने के लिए तथा कितने मैन पावर लगते हैं और कितने इंस्टीट्यूशन जो इसे अपनी तरफ से अप्रूवल प्रोवाइड करती है। सेबी के गाइडलाइन के अनुसार एक IPO को लाने के लिए किस किस से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम, मतलब जब IPO फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तो उसको मीन्स उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसे या उसका सारा इंफॉर्मेशन जो सेबी या ROC को प्रोवाइड करता है, वो काम मर्चेंट बैंकर का होता है। ये मर्चेंट बैंकर एक नॉर्मल बैंक की तरह हो सकता है या उसका अपना एक कोई ब्रांच हो सकता है। जनरली नॉर्मल बैंक ही मर्चेंट बैंकर का काम करती है। इस बैंकर का सबसे मुख्य काम यह होता है कि जब भी IPO लिस्ट होने वाला है या IPO का कोई भी डिटेल्स बाहर आने वाली है तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना या इसे फॉलो कराना मर्चेंट बैंकर का काम होता है कि वो कंपनी इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, उसके बाद ही अपने IPO को वो मार्केट में लाए। और इससे रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर होने चाहिए इन्वेस्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर कंपनी करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे IPO लाने में रोका भी जा सकता है। ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रू और फेयर होना चाहिए।
या ऐसा ना होना चाहिए जो कि मिसलीडिंग हो या इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा भी नुकसानदायक हो। अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत रोका जा सकता है। अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशन का बात करें तो उस लिस्ट में उनका नाम जो है वह है अंडरराइटर। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो मार्केट में एक्चुअल में नहीं पता होता है कि उस कंपनी का पूरा आईपीओ सब्सक्राइब होगा या नहीं। अब यदि मान लेते हैं कि कोई कंपनी अपने 100 शेयर को लिस्ट कराती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100 का 100 शेयर पब्लिक उसे खरीदेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसके लिए कंपनी को एक सेफ एंड सिक्योर हैंड दिया जाता है कि आप अपने शेयर को अंडरराइटर के थ्रू लिस्ट कराएं। इसमें क्या होता है कि अंडरराइटर उस शेयर्स का कुछ पोर्शन खरीद लेता है। मतलब वो पहले ही एग्री कर देते हैं कि हम आपके टोटल शेयर्स का 30% या 40% या 50% हम आपका परचेस कर लेंगे, हम आपका खरीद लेंगे। और इसी के बेस पर उस अंडरराइटर को कुछ कमीशन दे दिया जाता है। यदि कंपनी का पूरा आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो अंडरराइटर की मदद से वो अपने आईपीओ को सक्सेसफुल मार्केट में लेकर आ सकती है। अब अगर हम लोग थर्ड पार्टिसिपेंट का बात करें तो वो है बैंकर टू एंड इशू। इनका काम होता है कि अब तो आपका आईपीओ इशू हो गया, लोगों ने उनमें पैसा लगा दिया और आपके शेयर्स को सब्सक्राइब भी कर लिया। सब्सक्राइब के टाइम पर एक एप्लीकेशन मनी आती है और वो जो एप्लीकेशन मनी का जो पूरा अरेंजमेंट, उसका देख रेख, उस एप्लीकेशन मनी का जो देख रेख है उससे एक अकाउंट्स में की जाती है। उस अकाउंट को हम लोग जनरली एस्क्रो अकाउंट भी कह सकते हैं। इस अकाउंट का पूरा मैनेजमेंट बैंकर एंड इशू की ही देखरेख में की जाती है कि पैसा कितना किस बैंक में आएगा, जो वहाँ से वह यदि रिफंड होगा या फर्दर फिर किसी आगे के लिए वर्क के लिए यूज होगा तो फिर वहाँ से कितना जाएगा। इस पूरे का पूरा काम को बैंकर टू द इशू ही देखती है। इसके रिगार्डिंग ये बैंक अपना रजिस्टर्ड भी मेंटेन करती है ताकि अप्लीकेंट की पूरी डिटेल्स कंपनी के पास हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है डिवेंचर ट्रस्टी। ये एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, इसे हम ये भी मान सकते हैं कि ये इंटरमीडिएटरी है। जब हम लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन जब डिवेंचर्स इशू होते हैं तब उस टाइम पर डिवेंचर ट्रस्टी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कहीं ना कहीं एक सिक्योर हैंड देते हैं उस इन्वेस्टर को जो डेप्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेप्ट्स होते हैं उसे गवर्नमेंट के अनुसार उसे ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग कम रिटर्न पर भी अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं। तो इसके लिए कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डिवेंचर ट्रस्टी का क्या काम होता है? जो लोग डिवेंचर में पैसा लगा रहे हैं, यदि उनका कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो सॉल्व कराए। उनके बिहाफ में यदि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, मान लो कंपनी तो खुद से आके आपको सामने नहीं बताएगी हमारे कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, उसको तो डर है कि कल तुम लोग अपने शेयर मार्केट में से शेयर को बेच के चले जाओगे, डिवेंचर बेच के चले जाओगे। उसके बाद ऐसा होने से कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी इन सारी चीज़ों को छुपा जाती है, लेकिन डिवेंचर ट्रस्टी का यह काम होता है कि कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन का पूरा एक्यूरेट डिटेल्स वो आपको देते हैं, क्योंकि उसका कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है जो सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। इसे रजिस्टर्ड टू दी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट भी कहा जाता है। इसका काम होता है कि मान लो कि एप्लीकेशन आपने भेजी है, मतलब आप शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन भेजे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर आपको मिलना चाहिए। बट आजकल जो शेयर है वो दो तरीक़ा से मिलता है। फर्स्ट, या आप तो डिपॉजिटरी में डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं, या आप फिर क्या है कि शेयर को आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक शेयर वारंट आता है। इस फॉर्म में आपको क्या होता है, एक शेयर वारंट मिलता है। शेयर वारंट एक फिजिकल फॉर्म होता है, आप इस फॉर्म में भी उसे ले सकते हैं। यदि आप डिपॉजिटरी के थ्रू लेते हैं तो
इसमें सारा काम कंप्यूटराइज के थ्रू होता है। इसमें आपके शेयर का सारा ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करते हैं जिसकी जानकारी ना आपको होती है ना कंपनी को होती है। ये ऑटोमेटिक एक डिपॉजिटरी यानी कंप्यूटराइज फॉर्म में होता है। यदि लाखों में सब्सक्राइबर्स शेयर्स परचेस करने के लिए अपने एप्लीकेशन दें, तो मान लीजिए 100 शेयर हैं और लाखों लोग उसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इस केस में तो किस किस लोगों को शेयर मिलना चाहिए, शेयर देने का क्या मेथड होगा, ये सब इनका काम है। ये लोग इसमें एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें सारे के सारे एप्लीकेंट के डिटेल्स होते हैं तथा उनके द्वारा कितने कितने पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे पास आया हुआ है। यदि मान लीजिए कंपनी के पास उतने शेयर नहीं है, तो शेयर अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर, मतलब 15 डेज टाइम पीरियड के अंदर उस एप्लीकेशन मनी को उसे रिटर्न करना होगा। और किस किस को टाइम पर रिफंड मिल चुका है, इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल्स इस रजिस्टर में मेंटेन होता है। यदि मान लीजिए कि टाइम पे अगर आपको रिफंड ना मिले, तो गवर्नमेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे जितना समय लेट हुआ है उसका 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी उसे पे किया जाता है। तो ये हो गए प्राइमरी मार्केट के जितने भी इंटरमीडिएटरी, या हम लोग उसे पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। यदि हम लोग प्राइमरी मार्केट की भी बात करें, तो प्राइमरी मार्केट में वे शेयर्स आते हैं जो पहली बार लिस्ट हुए हैं मार्केट में। मीन्स इससे पहले उसकी ना ट्रेडिंग हुई है, अगर होती भी हो तो वह स्टॉक एक्सचेंज में ना हुआ हो, वैसे शेयर प्राइमरी मार्केट में डील की जाती है। आज जो सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज और जो डिपॉजिटरी का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जब फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में करेंगे और वो सेकेंडरी मार्केट का ही एक पार्ट है। क्योंकि किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, इसमें ना कंपनी का कोई रोल है और ना जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसका कोई रोल है। आपने क्या किया, स्टॉक मार्केट में जाकर अपना डायरेक्ट ऑर्डर डाला और वहाँ से शेयर आपको मिल गई, और बीच में कौन कौन इन्वॉल्व हैं ये आपको नहीं पता, इसलिए हम लोग इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब यदि हम लोग सेकेंडरी मार्केट के पार्टिसिपेंट की अगर बात करें, तो उसमें 2 मेजर्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। जिसमें पहला जो होता है वो होता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर क्या है? स्टॉक ब्रोकर जो आपके बिहाफ पे, जब तक आप उसे पावर ऑफ अटॉर्नी अलॉट नहीं कर देंगे, तो वह आपका शेयर आगे नहीं डाल पाएगा सेल अथवा बाई के लिए। तो उसका पहला काम क्या है? आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेना, उसके बाद आपके शेयर को परचेस या सेल करना। तो मतलब ये हुआ कि वो आपके बिहाफ में वो आपके शेयर को शेयर मार्केट में परचेज या सेल करते हैं, और इस ऑर्डर के बिहाफ में डिपॉजिटरी जो है वो आपको शेयर अलॉट करते हैं। और इसके बाद शेयर्स, अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो वो डिमेटलाइज फॉर्म में वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको वो शेयर फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद आजकल जो थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह डर लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो है वो जनरली बड़ी अमाउंट का डील करते हैं, या यदि वो डिस्काउंट ब्रोकर है तो आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आजकल एक सब ब्रोकर का भी बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अब सब ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये वो ब्रोकर होते हैं जो मेन ब्रोकर के पास रजिस्टर्ड होते हैं, और ये ब्रोकर उन्हीं के बिहाफ में मार्केट में काम कर रहे होते हैं। बस इनको फ़ायदा यही होता है कि उन्हें थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है सेल या परचेस के लिए। आपका जो ऑर्डर है वो सब ब्रोकर तो आपका ले लेगा, लेकिन वो उसको प्लेस्ड स्टॉक ब्रोकर के ही थ्रू करेगा जो मेन स्टॉक ब्रोकर है। आप इसको एक तरह से उसकी सब्सिडी भी मान सकते हैं। मतलब एक तरह से वो जो बड़ा ब्रोकर है वो उसका सब्सिडरी भी हो सकता है। मतलब एक टॉप लेवल पे बैठा है और उसका सब ब्रोकर उसके नीचे है, और सब ब्रोकर क्या करता है कि हमारे कस्टमर से वो डायरेक्ट वो स्टॉक का डील करता है, और वो सब ब्रोकर को देता है, ब्रोकर ही डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डील करता है। तो यही सब पार्टिसिपेंट हैं सिक्योरिटी मार्केट के। उसके बाद
मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अब इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो है रेगुलेटर्स, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट्स के जो रेगुलेटर होते हैं बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में पैसा बहुत ही इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि लोग मनी मार्केट के बारे ना जानते हैं, ना इंडिया में इसका बहुत बड़ा एक्सप्लोजर है। इसलिए लोग जनरली सोचते हैं कि भाई हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है। शेयर वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन शेयर वर्ड का नॉलेज किसको है, किस किस को है? जिसको नॉलेज है वो भी इसमें एंट्री कर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी इसमें एंट्री कर रहा है। तो जनरली जिसे नॉलेज नहीं है उसे इसकी नॉलेज लेना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सके। इसके बाद यदि हम लोग रेगुलेटर का बात करें तो देश में सबसे बड़ा रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वही सिक्योरिटी मार्केट में काम कर पाएगी, इन्वेस्टर को छोड़ के, क्योंकि इन्वेस्टर को इसके कोई भी नीड नहीं होती, लेकिन बाकी सभी को सेबी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन की हुई होती है, मीन्स कि किस कंडीशन के बेस पर ये शेयर को इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। इसमें क्या होता है कि सेबी का भी बहुत सारा गाइडलाइन होता है, ताकि टाइम टू टाइम कंपनी अपना पूरा वर्क डिस्क्लोजर आपको देती रहे। तीसरा जो है वो है कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी जो है वो मोस्टली अपना शेयर इसमें लिस्ट कराती है, तो कंपनी एक्ट तो डेफिनेटली है कि उसमें लगेगा ही लगेगा। और जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, कुछ कंपनियां, मान लीजिए जैसे कि LIC है, वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, उस कंपनी का एक अलग से लॉ है, वो LIC एक्ट को फॉलो करेंगे। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस तरह की कंपनी में भी कंपनी एक्ट नहीं लगता है, तो इस कंपनियां में इंश्योरेंस एक्ट लगती है, अर्थात वो अपने इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेंगे। और कुछ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ कराया जाए उस बारे में वे लोग अपना सजेशन देते हैं। वो भी इसमें एक तरह से रेगुलेटर का काम करते हैं, ताकि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो मार्केट में। उसके बाद एक डिपॉजिटरी एक्ट होता है। ये क्या होता है? अभी शेयर आपको डीमेटलाइज्ड फॉर्म में मिलता है, आपको फिजिकली कुछ भी नहीं होता है। आप देखोगे कि आपके अकाउंट में जैसे पैसे पड़े होते हैं वैसे शेयर भी पड़े होंगे। अब इस शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है उसे कहते हैं, या उसको कैसे डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखना है, ये सारा का सारा काम डिपॉजिटरी का है। अर्थात शेयर को कैसे डिमेटलाइज करना है, ये सब सारा का सारा काम डिपॉजिटरी एक्ट में डिपॉजिटरी का होता है। इंडिया में जो है वो दो तरह के डिपॉजिटरी होते हैं, NSDL और दूसरा है जो CDSL। NSDL जो कि NSE का सब्सिडी है, ठीक है, लेकिन जो CDSL है वो BSE का सब्सिडी है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आती है। स्टॉक एक्सचेंज भी दुनिया में दो है, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज भी पूरी दुनिया में दो है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग BSE कहते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग NSE कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और सिक्योरिटी मार्केट के विषय में एक ओवरव्यू, एक छोटा सा नॉलेज मैं आप लोगों के समक्ष रखा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।